एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये कैसे क्वेश्चंस होंगे, सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड सब क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है ग्रुप डी का, उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 18 अगस्त की शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए जो एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की, तो देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है। और ये सासन गिर, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में स्थित है और ये बेसिकली मगरमच्छों यानी क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। बात करें अगर केरल के पश्चिमी घाट में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, वो है अन्नामुडी शोला। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जीव तरह तरह के निवास करते हैं, इसलिए ये जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, जिसको सासन गिर भी कहते हैं। और एशियाई शेरों का अगर बात करें एकमात्र प्राकृतिक स्थान कहाँ है, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ये 2022 18 अगस्त की शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए जो पर्सनल फ्रीडम है या लिबर्टी है और राइट टू लाइफ, ठीक है, तो ये सभी जो संबंधित है अनुच्छेद नंबर 21 से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। बात करते देखिए जो अनुच्छेद 21 है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित भी करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित न किया जा सके। आप सभी को पता होगा कि हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हालांकि 7 थे, बट अभी जो करंट टाइम में प्रावधान ये है 7वें मूल अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। और अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, राइट टू लाइफ। अब देखिए जो इसमें लाइफ है यानी कि जीवन है, उसका जो शाब्दिक अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि जीना है तो डिग्निटी से जिए या गरिमापूर्ण जीवन आपके अधिकार में आता है जीने के लिए। इसका दायरा काफ़ी व्यापक है, इसमें हेल्थ भी आता है, अच्छा एनवायरनमेंट आता है, एजुकेशन आता है, जॉब आता है, जैसी जो फंडामेंटल नेसेसिटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एक इंसान के लिए, तो ये सभी चीज़ें जीवन का अधिकार में शामिल की गई हैं। ठीक है, अब देखिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 से ही रिलेटेड है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सभी चीज़ें क्या है, आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। और किसी भी व्यक्ति के अधिकार केवल तभी छीने जा सकते हैं जब यह संविधान और कानून के अनुसार न हो। ठीक है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए जो राजा राम मोहन रॉय हैं, तो इन्होंने जो आत्मीय सभा है इसकी भी स्थापना की थी। और यदि बात करें, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, और ये देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की और कहाँ की? 1815 में की, कलकत्ता में। उद्देश्य था वही, धार्मिक और सामाजिक सुधार, शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार करना। यदि बात करें, ये जो सभा थी बंगाल में समाज सुधार आंदोलनों की नींव थी। बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया 1828 में। देखिए 1815 में तो आत्मीय सभा के नाम से जाना गया था, लेकिन बाद में जो ब्रह्म समाज, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही जानते हैं। आत्मीय सभा को कितने लोग नहीं भी जानते हैं, बट आप दोनों जान लीजिए, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज ये दोनों ही राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था। इसका जो मेन मोटो था ब्रह्म समाज का, ये पूछते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे। ठीक है, सती प्रथा का अंत भी किया था राजा राम मोहन रॉय ने विलियम बेंटिक की सहायता से। ठीक है,
ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए राजा नाम की जो उपाधि इनको दी गई थी, ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। लंदन के ब्रिस्टल नामक एक जगह है, वहाँ पर इनकी कब्र है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदास, ये फेमस क्या है, नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है या बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सीकरी, ये है फतेहपुर सीकरी। ये मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला जो शहर था, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। देखिए 1571 से 1585 के बीच में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ये बसाया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। इसे अकबर ने अपने सैन्य विजय और सूफी संत जो उनके गुरु शेख सलीम चिश्ती के प्रति आस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्थापित किया था। देखिए जो सलीम है, ये इतने ज़्यादा अकबर इनसे प्रभावित थे कि अकबर ने अपने बेटे यानी कि जहांगीर का नाम भी सलीम रखा था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बात करें अगर फतेहपुर सीकरी को, तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें बुलंद दरवाजा भी है, जामा मस्जिद है, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल जैसी संरचनाएं भी इसमें शामिल है। यह शहर पानी की कमी के कारण लंबे समय तक राजधानी नहीं रह पाया और बाद में इसे छोड़ दिया गया, यानी कि आगरा। बुलंद दरवाजा को सम्राट अकबर ने गुजरात राज्य पर जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस के कैटरिंग असिस्टेंट 2017 में पूछा गया है। बुलंद दरवाजा को सम्राट अकबर ने कब बनवाया था? तो गुजरात राज्य पर जीत के उपलक्ष्य में। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार के वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये देखिए साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अब यदि बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो इन्हें मौसमी वन भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे साल भर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु होती है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष के पत्ते शुष्क मौसम के दौरान गिर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको विशेषताओं के रूप में ध्यान में रखना है। इसमें प्रमुख वृक्ष आ जाएंगे चंदन, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन, शहतूत। ठीक है, और जिसपे रेशम के कीट पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पे। ठीक है, साल, सागौन। स्थान यदि बात करें तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से मध्य भारत, दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 70 से 200 सेंटीमीटर। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें, देखिए पर्णपाती वन वो होते हैं जो अपने पेड़ से पत्ते गिरा देते हैं, उनको पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे कि वृक्षों से इनके पत्ते शुष्क मौसम में गिर जाते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं? इनमें वृक्ष हमेशा हरे भरे होते हैं और ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन किनको कहते हैं? तो ये खारे पानी के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मार्शी एरिया में जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायत राज संस्थान मौजूद नहीं थे? सोचिए, जून 2022 तक। तो ये एक करंट अफेयर्स के टाइप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जून 2022 की बात की जा रही है और ये अगस्त 2022 में पूछा भी गया है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले पंचायती राज सिस्टम मौजूद नहीं था, परंतु अब है। तो नागालैंड के अलावा यदि बात करें तो मेघालय, मिजोरम में भी पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। इन राज्यों में नागालैंड नगर पालिका अधिनियम के तहत शासन होता था। पंचायती राज प्रणाली की यदि बात करें तो बलवंत राय मेहता को हम जानते हैं। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम दिया था, यानी कि पहले विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पंचायती राज प्रणाली भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। हम यदि लॉर्ड रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के वो जनक माने जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन है वो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। इसमें भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नागालैंड में पंचायती राज न लागू होने की वजह थी क्योंकि देखिए जो छठी अनुसूची है उसमें नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है।
तो ये तीनों राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों का गठन किया जाता है। इस वजह से नागालैंड में अब तक नहीं था। और इसके अलावा देखिए मेघालय और मिजोरम में भी पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कैग कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। तो उस टाइम पे थी और इस टाइम पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कैग, और ये आर्टिकल नंबर 148 में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इस टाइम के कैग आपको कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना है क्योंकि अभी हाल ही में वो नियुक्त हुए हैं। औपनिवेशिक भारत की लगभग 85% जनसंख्या अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर थी? अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। देखिए हम भारत देश है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो यदि बात करें हम कॉलोनियल इंडिया भी, मतलब जब हम ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे, यानी कि उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, तभी भी भारत की लगभग 85% जनसंख्या अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा, बट अभी चेंज हो गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम उनके कार्यों के बारे में बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका कार्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। देखिए जो राज्य विधानसभा होती है यानी कि जहाँ से एमएलए वगैरह या सीएम, चीफ मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऐसा लगता होगा कि राज्य चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव करवाती है, बट ऐसा नहीं होता है। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ नगर पालिकाओं के चुनाव करवाती है और ग्रामीण यानी कि स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायतों के चुनाव करवाती है। यदि बात करें चुनाव आयोग की तो ये सेंट्रल लेवल पे भी करवाती है और स्टेट लेवल पे भी करवाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वर्तमान में यदि बात करें तो श्री राजीव कुमार जी हैं जो कि 15 मई 2022 से इस पद पर कार्यभार के रूप में संभाले हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष में पारित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1963। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राजभाषा अधिनियम ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। ठीक है, यह अधिनियम हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को भारत सरकार के कार्यों में विनियमित करने के लिए बनाया गया था। यदि बात करें अनुच्छेद 343 की तो यह प्रावधान था इसमें कि हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में भारत की राजभाषा बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों को सहायक राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक 1950 से 65 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, 15 वर्षों तक, कब से कब तक? 1950 से 1965 तक। हालांकि ये भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, आर्टिकल नंबर 343 में ये है। भाषाई विवाद हुआ था 1965 में, अंग्रेजों का प्रयोग समाप्त होने की संभावना थी, तो कई गैर हिंदी भाषी राज्य विशेषकर जो दक्षिण भारत में इसका विरोध हुआ था क्योंकि वो लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम हिंदी भाषी देश से अलग होकर हम अपना एक अलग देश बनाएं। बट इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भाषाओं के उपयोग को जारी रखने के लिए भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू किया गया। तो अधिनियम के प्रावधान थे, इस अधिनियम से यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग भारत सरकार के कामकाज में चलता रहेगा। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी भारत की है ये राजभाषा। ठीक है, राजभाषा ये हिंदी है, राष्ट्रभाषा अब तक हमारी कोई नहीं है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत के कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार है। ओके, गणतंत्र दिवस 2025 को किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में बुलाया गया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये है जो मुख्य चीफ गेस्ट रहे हैं। राजधानी जकार्ता है इंडोनेशिया की, और यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ओके,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सोमनाथ मंदिर आपको बताना क्या है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इससे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनवी ने इसको लूटा था, कितनी बार लूटा था या कब आया था, कब लूटा था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।